गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सो एवरीवन इज़ फाइन। आज हम नए टॉपिक से शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ बैंकिंग रिफॉर्म मेजर्स। मगर टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नीचे दिए हुए बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दीजिए अगर आप नए आए हो तो, जिससे कि हमारे सारे वीडियोस जो भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके एंड आपको दूसरा कहीं और ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो बैंकिंग रिफॉर्म मेजर्स, एज आई yesterday ऑल्सो आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अप कि बैंकिंग रिफॉर्म मेजर्स क्या होता है और किस लिए ये इम्पॉर्टेंट हुआ है। क्योंकि रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जब हम रिफॉर्म कहते हैं तो रिफॉर्म इज़ द चेंजेस। ठीक है, तो हर जगहों में चेंजेस होने ज़रूरत होती है, ठीक है ना, एवरीवेयर। जैसे आपने देखा होगा कि आपने टॉपिक पढ़ा होगा मैनेजमेंट में कि इन मैनेजमेंट ऑल्सो यू रिक्वायर चेंजेस। सिमिलरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इफ़ देर इज़ नो काइंड ऑफ चेंज, यानी कि कोई भी तरीके का चेंज नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है? इसके लिए ज़रूरत है कि देयर मस्ट बी reform, so there must be changes. So similarly in banking also there were various kind of reform movement which were being introduced previously. Okay, so what kind of reform measures that was being taken up, that we are going to discuss in this topic. तो सबसे पहला अगर हम देखें तो मेजर रिफॉर्म। ठीक है, देखो मेजर रिफॉर्म्स जब हम कहते हैं तो मेजर रिफॉर्म्स कहाँ पे शुरू हुई थी? मेजर रिफॉर्म्स मोस्टली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें काफ़ी बदलाव आए। यानी कि क्या बदलाव आए? सबसे पहले अगर हम देखें बदलाव तो ये है कि द मार्केट शेयर ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, दैट इज PSB स्टैंड्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, तो मार्केट शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक जो है इट इंक्रीज टू नियरली अबाउट 90% in the year 1990. ठीक है, नाउ व्हाई दिस वाज बीइंग डन? इसका ओनली एंड ओनली रीजन ये था कि द पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो थे दे वर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ एसेट। ओके, एंड देयर वाज एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशंस, मतलब कॉम्पिटिशंस जो यहाँ पे नहीं था। तो इस वजह से क्या होता है, आपको सभी को पता है कि कॉम्पिटिशंस अगर होता है तो इसमें क्वालिटी भी बहुत बढ़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, उस दौरान कॉम्पिटिशन्स बहुत कम थे एंड इसी कॉम्पिटिशन्स की वजह से क्या हुआ कि क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं आई। ठीक है, तो जब 1991 में जब रिफॉर्म मूवमेंट गवर्नमेंट ने जब इंट्रोड्यूस किया था उस दौरान देयर वर सो मेनी अदर बैंक्स हु वर एनकरेज्ड टू सेट अप देयर ओन बैंक्स। मतलब कि 1991 के बाद जब रिफॉर्म मूवमेंट हुआ तो उस दौरान हुआ ये कि काफ़ी सारे बैंक्स जो है नए नए बैंक्स उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुए एंड जब वो इंट्रोड्यूस हुए तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक नया नया बैंक आएगा तो बैंक्स में भी कॉम्पिटिशन्स होंगे। ओके, कि कौन कस्टमर्स को अच्छे लेट्स से कस्टमर्स को कौन अच्छा सर्विसेज देगा। So you know this kind of reform movement this took place. Okay, next we are going to talk about the prudential norms. Okay, अब ये prudential norms क्या है? See, पहले क्या होता था कि पहले लोन्स तो दिए जाते थे, इंडिविजुअल्स को लोन्स दिए जाते थे, बट बैंक्स को एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ा वो ये था कि टाइम पे जो है ना पब्लिक रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं करते थे। इस वजह से बैंक्स को काफ़ी सारे रिस्क का सामना करना पड़ता था। दैट मीन्स व्हाट? दैट इज रिकवरी ऑफ लोन वुडंट बी ऑन टाइम एंड दिस वाज अल्टीमेटली अ प्रॉब्लम फॉर होम, दिस वाज अ प्रॉब्लम विच वाज बीइंग क्रिएटेड स्पेशली फॉर द बैंक्स। तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स बनाए गए। ओके, तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स में क्या हुआ कि रिस्क फैक्टर्स को भी एक इम्पॉर्टेंस दिया गया
या रिस्क फैक्टर्स जो है उसको भी कंसिडरेशन में लिया गया था. ओके, एंड जो अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज जो भी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल कर सकता है उसका भी एक लिमिट बना दिया गया. नाउ व्हाट वाज दिस रीजन? ये रीजन इसका ये था कि इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स दोनों को ही जो है प्रॉब्लम्स ना फेस करना पड़े, दोनों को ही ज़्यादा मतलब बोलेंगे कि रिस्क ज़्यादा ना लेना पड़े. इस वजह से जो है देयर वाज सर्टेन काइंड ऑफ अ प्रूडेंशियल नॉर्म्स व्हिच वर बीइंग टेकन. Okay, now what was this reason? So prudential norms in respect of income recognition, asset classification, provisioning and capital adequacy were introduced in the year 1992. तो क्या हो गया इसमें कि कैपिटल एडिक्वेसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया इन द ईयर. नाउ व्हेन वाज इट बीइंग इंट्रोड्यूस? इट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1992. ओके, तो उस दौरान जो है आज हम जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देखते हैं, ओके, दैट वर मोर कंपैरेटिवली एज व्हाट वी सी टुडे. Okay, so this kind of a prudential norms were being, especially it was being introduced. Okay, next we are going to talk about the next banking reforms जो कि introduce हुआ था. वो ये था कि entry of new banks. Okay, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1991 से पहले ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स नहीं हुआ करते थे, बट आफ्टर 1991 जब रिफॉर्म मूवमेंट हुए, यानी जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसके बाद काफ़ी सारे नए प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए. इससे हुआ ये कि कॉम्पिटिशन्स बढ़ गए, और जब कॉम्पिटिशन्स बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली हर एक बैंक्स जो है वो ये चाहेगा कि वो अच्छे से अच्छा जो सर्विसेज हैं वो अपने कस्टमर्स को दे सकें. So what happened after this period? There was a introduction of technology, जैसे कि कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया. ओके, फिर धीरे धीरे इंटरनेट फैसिलिटीज़ आए, तो उससे क्या हो गया, हर चीज़ें ऑनलाइन हो गया. ओके, तो आज के टाइम पे हम जो भी देख रहे हैं, वॉट एवर द चेंजेस वी नोटिस टुडे, दिस आर ऑल एज अ रिजल्ट ऑफ द बैंकिंग रिफॉर्म मेजर्स व्हिच वर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. ओके, so now another thing is, that is another very important thing was, that is public sector जो banks थे, okay, they used to enjoy a kind of a monopoly. अभी monopoly आप सब समझते हो. monopoly में क्या होता है, एक ही जन होते हैं, okay, and there are many customers. But fortunately I'll say after the banking reform measures it was being introduced, okay, ये जो monopoly है वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुका. इन टर्म्स ऑफ व्हाट? क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गया, एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस हो गया, डेफिनेटली हर एक कस्टमर्स जो है वो जो भी कोने में बैठा हुआ है वहाँ से वो बैंकिंग सर्विसेज को, उस चीज़ का वो फ़ायदा ले सका है. सो दिस वाज द थिंग. अगेन एक और एक चीज़ एक इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज़ न्यू बैंक्स में. वो ये था कि दैट इज़ द फॉरेन बैंक्स. इफ़ यू सी ओवर हियर, फॉरेन बैंक्स. So especially after the liberalization policies, even foreign banks also entered into the, foreign banks जो है वो भी entry किए, where that is in the country like in India. So this was all after the year 1991. Okay, आज हम जो भी देखते हैं डेवलपमेंट, जो भी बैंकिंग सेक्टर में जो भी हम डेवलप देखते हैं, these are all on account of what? That is a reform movement which was being started in the year 1991. Okay, next we are going to talk about is regularity supervision. All right, so regularity supervision. Now regularity supervision क्या है? When I say regularity supervision, मतलब supervision by the RBI. Okay, although banks पहले तो पहले भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सुपरविजन करता है हर एक कमर्शियल बैंक्स का. ओके, बट अब क्या हो गया, अब जो है ये और भी रेगुलेटेड हो गया. ओके, दैट मीन्स व्हाट, कि अब जो है इसमें थोड़े से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने थोड़े से और भी कड़े नियम कानून बनाए. वाई? सो दैट दीज बैंक्स,
Okay, they don't become lazy or they don't become lethargic. Okay, and दूसरी बात ये भी है कि पहले बैंक्स क्या करते थे, पहले जिनको भी लोन चाहिए होता था उनको लोन दे देते थे, बट आफ्टर ऑल व्हाट हैपेंड, दैट इज दीज बैंक्स दे वर ऑल कमिंग इनटू द ट्रबल. व्हाई? बिकॉज दे वर रनिंग शॉर्टेज ऑफ फंड्स. बट आफ्टर द रिफॉर्म मूवमेंट विच वर बीइंग स्टार्टेड अप, ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है एक रेगुलेशंस पास किए हैं, जिसमें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे आपको सबको पता ही है कि इन्होंने ये कहा पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कि दे नीड टू मेंटेन अ सर्टन पोर्शन ऑफ अ कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज अ CRR. ओके, तो ये क्या होगा, दिस वाज व्हाई द रीजन इज दैट इज सो दैट एनी काइंड ऑफ अ बैंक दे डोंट रन इनटू एन इंसॉल्वेंट पोजीशन. तो इस वजह से क्या हो गया, दैट इज जब कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करने लगा बैंक्स, तो अल्टीमेटली जो भी बैंक्स थे, ठीक है ना, वो कंप्लीटली लिक्विड शॉर्टेज ऑफ फंड्स नहीं होने स्टार्ट हुए. तो दिस वाज आल्सो, यू नो, दिस वाज आल्सो वन काइंड ऑफ अ रिफॉर्म मेजर्स व्हिच वर बीइंग मेड. ओके, अब ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ये आता है, and under the section 42 of the Reserve Bank of India Act, that is 1934. Okay, so not only public sector bank but even private sector banks जो है and scheduled banks, ये भी इसके दायरे में आ जाते हैं. तो एक चीज़ ये था. फिर उसके बाद हुआ, okay, उसके बाद हम देखेंगे that is a statutory liquidity ratio and cash reserve ratio. So what is a statutory? When I say about the statutory liquidity ratio, okay, now as we all know, that is statutory liquidity ratio is all related to the commodities market or the investment part in terms of gold as well as जो gold reserves कितने हैं, ठीक है ना, वो भी एक बैंक को मेंटेन करना पड़ता है. सो आफ्टर द रिफॉर्म मूवमेंट, यानी कि ये एक रिफॉर्म मेजर्स में ये भी इंट्रोड्यूस किया गया था कि बैंक्स नीड टू कीप अ सर्टन statutory liquidity reserves, you can say. Okay, इसको liquidity ratio बोलते हैं, but it is a statutory liquidity reserves also, and in the form of a different kind of investment, like in the form of gold as well as government securities, as well as cash reserve ratio, as I mentioned you right now before, कि cash reserve ratio में क्या है कि एक percentage of reserve उनको रखना था. एक percentage of reserve हर एक commercial बैंक को maintain करना पड़ता है, and रिजर्व्स मेंटेन करने के बाद बाकी जो अमाउंट ऑफ मनी है, ओके, दैट अमाउंट ऑफ मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पब्लिक. सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रिफॉर्म मेजर्स व्हिच वर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. उसके बाद आ जाते हैं, दैट इज अ डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. ओके, नाउ डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट. सी, व्हेन आई से अबाउट द डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, okay, so when I say about the deregulation of interest rate, see, deregulation of interest rate is you can say not a reduction of interest rate, but जैसे कि मान लो कि पहले क्या होता था, पहले आप कितने भी अमाउंट ऑफ लोन लेते हो, ओके, पहले आप कितने भी अमाउंट ऑफ लोन लेते हो, ओके, उसमें कोई एक ही अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट चार्ज होता था. But now what happened, that is especially after the deregulation of interest rate, एक slab rate बना दिया गया. Okay, एक slab rate बना दिया गया. Let's say that is for rupees 1 lakh to 3 lakh, ठीक है, there will be a 6% interest rate which will be charged up. फिर उसके बाद से let's say अगर 3.5 लाख के ऊपर से लेके अगर let's say अगर 5 लाख तक अगर जाता है, तो there will be a separate amount of interest rate which will be charged up. ओके, तो इससे क्या हो गया, इससे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट नहीं हो रहा था. ओके, एंड अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट अगर होता भी, तो भी ये कहीं ना कहीं एक तरीके का इनजस्टिस हो रहा है. तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि देयर वाज अ डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट. सो सेपरेट इंटरेस्ट रेट वाज बीइंग चार्जेस फॉर सेपरेट स्लैब रेट. ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गया. Then we have, that is the legal reform for recovery of NPA, that is non-performing asset.
ओके, तो लीगल रिफॉर्म्स फॉर रिकवरी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में ये था कि now there were many kind of reform movement which was being taken up. Okay, जो डेप्स के वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्रिएट होते थे, ठीक है ना, उसको अभी जो है ना बैंकिंग एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज इन द 1993. Okay, there were so many kind of a debt recovery tribunals which were being set up. When I say debt recovery tribunals का मतलब ये हो जाता है कि एक स्पेशल, जो बोलेंगे ना, एक स्पेशल संगठन को बनाया गया था, ओके, जो कि इस चीज़ को फोकस करता था. एंड उनका हमेशा नया नया स्ट्रेटजीज वो बनाते थे कि किस तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है उसको हम रिड्यूस कर सकें. So this is what, अगर यहाँ पे देख रहा है, if you can see it on the screen, that is debt recovery tribunals. See here, if you can see the debt recovery tribunals. Okay, next we have, that is the ownership and governance. Okay, now ownership and governance में क्या था? Sir, screen. So we were talking about the ownership and the governance. Now ownership and the governance में क्या था कि एक बैंकिंग रिफॉर्म मेजर्स में एक ओनरशिप एंड गवर्नेंस का भी एक पॉइंट है. सो स्पेशली इन द ईयर दैट इज 1993, ओके, जो ओनरशिप था गवर्नमेंट का, ओके, आई मीन टू से द बैंकिंग का, ओके, दिस वाज आल्सो बीइंग गिवन टू द प्राइवेट शेयर, आई मीन टू से प्राइवेट बैंक्स आल्सो. ओके, तो स्पेशली आफ्टर जो रिफॉर्म मूवमेंट्स जब स्टार्ट हुए थे, ओके, दैट इज स्पेशली इन द ईयर 1970. ओके, द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 to 1980. So there was basically the nationalization of the banks होने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, ओके, अब इसमें क्या हो गया कि जो बैंक्स हैं, ओके, उन्होंने प्राइवेट बैंक्स के साथ मिलके भी जो है उन्होंने कुछ शेयरिंग किए. लाइक वी हैव, दैट इज 51% जो है पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए, एंड द रिमेनिंग 49% विल बी, आई मीन टू से, विद द प्राइवेट शेयर होल्डिंग. तो एक यू नो, दैट इज, देयर वाज अ काइंड ऑफ रेशियो विच वाज बीइंग एस्टैब्लिश्ड. जैसे कि आपने देखा होगा डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में ऐसे हुए थे, वैसे ही इवन इन द केस ऑफ द banking reform measures also, these were some of the kind of, you know, these were some kind of reform measures which were being taken up. Okay, now what happened, that is, ये जो banks थे, ये banks के जो shares हैं, they were also being listed into the stock exchange, and the banks had also got to give different quarterly results. Okay, तो ये भी जो था एक इम्पॉर्टेंट मेजर्स था, दैट इज इन द केस ऑफ द ओनरशिप एंड द गवर्नेंस विच वर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1955. ओके, नेक्स्ट वी कम टू द पॉइंट, दैट इज अ टेक्नोलॉजी. एज आई ऑलरेडी सेड यू के बैंकिंग रिफॉर्म मेजर्स में जो है एक इम्पॉर्टेंट जो मेजर्स इंट्रोड्यूस किया था वो ये था कि टेक्नोलॉजी, right? So in the case of the technology, what happened, that is computers were being introduced, okay, and धीरे धीरे आप जो भी देख रहे हो, जैसे ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हो रहे हैं, ऑनलाइन फंड्स का प्रोविजन होता है, these are all what, these are due to the banking reform measures only. Then we have the customer services. The customer services also improved on account of what? Because there were great amount of technology which were being used up. Okay, तो अब क्या हो गया इसमें, there were different kind of banking standard board of India which were being set up in the year February 2006. Okay, अब इसमें क्या हो गया, बैंकिंग के खुद के कुछ स्टैंडर्ड्स उन्होंने अडॉप्ट किए थे. Okay, now these were all under the operation of the RBI. Okay, तो कस्टमर सर्विसेज भी इससे इम्प्रूव है. इवन अगर आप देखते हो ये मोबाइल बैंकिंग, ये सब भी किस चीज़ का नतीजा है, ये सब भी बैंकिंग रिफॉर्म मेजर्स का ही नतीजा है. नेक्स्ट वी हैव दैट इज द इम्प्रूविंग द इंफॉर्मेशन फ्लो. ओके, नाउ इम्प्रूविंग द इंफॉर्मेशन फ्लो इज व्हाट,
Okay, let's say that is improving the information flow. Now we know that is for every kind of a thing, कोई भी चीज़ आप करो तो उसमें information plays a very important role, right? अब यहाँ पे होता ये है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे रिटेल कस्टमर्स हैं, ठीक है ना, वो हमसे लेट्स से दैट इज बैंक से लोन्स तो लेते हैं, राइट? बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इज बैंक्स को जो एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा वो ये है कि दैट इज मेंटेनिंग द क्रेडिट हिस्ट्री। ओके, नहीं तो क्या होगा कि कस्टमर्स क्रेडिट फैसिलिटीज लेते ही जाएंगे एंड दे आर नॉट गोइंग टू मेक द रीपेमेंट ऑफ द लोन्स, सो एवरीथिंग इज गोइंग टू रन इन अ वेस्ट, right? So in order to remove those things, okay, so a credit information bureau limited was set up in the year 2000, okay, whose main objective was what, या उनका main activity क्या था, that is to track the credit history of retail customers. See, if you can see, that is, I am just underlining it on the screen, that is credit history of the retail customers, okay, as you can see it on the screen which is being given up. तो इनका मेन काम ये था कि दैट इज टू इम्प्रूव द क्रेडिट स्कोर। आज के टाइम पे अगर आप देखते हो, सी मैनी टाइम्स अगर आप कहीं पे अगर लोन लेते हो, ठीक है, तो अगर आप मैंने कोई लोन लेते हो, इफ़ योर क्रेडिट रिकॉर्ड इज़ वेरी गुड, ओके, बैंक्स जो है वो सामने से आपके पास आएंगे, बोलेंगे कि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है मैडम या सर, तो क्या आप और लोन लेना चाहोगे? सो द कंपनी, आई मीन टू से दैट इज बैंक इज़ विलिंग टू प्रोवाइड यू लेट्स से ₹1,00,000 लोन या ₹1,50,000 लोन, ऐसे करके वो लोग आपको बताते हैं। वाई? बिकॉज द थिंग इज दैट इज क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा है, ओके, आप रेगुलरिटी मेंटेन किए हो इन द पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट, ओके, इन द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट रेट। तो व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, ये क्रेडिट स्कोर की वजह से ऐसे चीज़ें हो रही है। तो ये पहले नहीं थे, अब जो है ये चीज़ें इंट्रोड्यूस किए गए। नेक्स्ट वी हैव दैट इज अ फाइनेंशियल इंक्लूजन। So financial inclusion, when I say, that is this kind of a reform measures, this was already being, it was being specially being started by the public sector banks, ठीक है ना। अब ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या किया है? सो बेसिकली टू लेट्स से दैट इज टू इम्प्रूव द इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, ओके, जो इकोनॉमिकली जो लेट्स से बहुत डाउन है या जिनके फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना, तो उनको जो है वो तरह तरह के फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। सो इन द फॉर्म ऑफ अ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ओके। नाउ इनके काम ये भी रहते हैं कि लेट्स से दैट इज जो लोग एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है ना, उनको इवन फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो जो है अपना छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले ये चीज़ें नहीं थी, अब उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड रिसेंटली अगर आप देखो, रिसेंटली कुछ रिफॉर्म मूवमेंट जैसे कि आधार कार्ड को लिंक करना, ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेजर्स बनाए गए हैं, ओके। फिर लेट्स से दैट इज जन धन खाता भी बनाया गया था, ओके, बाय द स्पेशली बाय दिस रूलिंग गवर्नमेंट। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट वांटेड दैट इज एवरी इंडिविजुअल दे शुड हैव अ बैंक अकाउंट, ओके, सो दैट ये बैंक अकाउंट के थ्रू से क्या है ना, गवर्नमेंट इनके इनकम को ट्रैक कर सकते हैं। एंड लेट्स से दैट इज़ अगर इनको अगर प्रोविजन ऑफ फंड्स करना है तो वो चीज़ को वो कर सकते हैं। सी अनलेस एंड अनटिल अगर आपके पास कोई अकाउंट है, ओके, आप किसी भी चीज़ को ट्रैक नहीं कर सकते हो। सो इट्स वेरी एसेंशियल दैट इज़ अ पर्सन मस्ट हैव एन अकाउंट, क्योंकि अकाउंट अगर होगा तो डेफिनेटली हम हिसाब किताब रख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई अकाउंट ही नहीं है तो हमारे पास कोई इसका कोई बोलेंगे ना, इसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा। सो दीज वर ऑल्सो यू नो दीज वर सम काइंड ऑफ अ बैंकिंग रिफॉर्म मेजर्स विच वर बीइंग स्पेशली इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So thank you students, I have completed today's topic. अब इससे पहले मैं फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे ये चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नीचे दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से दबा दीजिए ताकि हमारे जो भी नए आने वाले वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय एवरीबॉडी।